today's lecture would be on मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और मैक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, पिछला लेक्चर हम लोगों ने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे दिया था, लेकिन वो जो लोग नहीं आए थे एक बार जो है उसको गो थ्रू द चैनल, दे विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर है दैट वुड बी ऑन मैक्रोसिटिक एनीमिया। एनीमिया जो है मैंने मॉर्फोलॉजिकली माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक, ठीक है, इन पे जो है क्लासिफाई किया था। एंड beforehand I have taught you about iron deficiency anemia, which is a microcytic hypochromic anemia, and today's lecture will be on macrocytic anemia. Now we are going to the megaloblastic anemia. First, what do you understand by macrocytic anemia? What do you understand by macrocytic anemia? Increase in the size. Macro means big, बड़ा, ठीक है, नॉर्मल से बड़ा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? मैक्रोसिटिक एनीमिया। नॉर्मली आरबीसी का साइज क्या होना चाहिए? व्हाट इज द साइज ऑफ आरबीसी? 7 माइक्रोन। ठीक है, और अगर फेम्कोलीटर में हम अगर उसको देखेंगे तो कितना साइज होता है? एमसीवी कितना होता है? नॉर्मल एमसीवी कितना होता है? मीन सेल वॉल्यूम कितना होता है नॉर्मल आरबीसी का? 45, 200। नॉर्मली जो आरबीसी का एमसीवी होता है, एमसीवी, ठीक है, मीन सेल वॉल्यूम, वो नॉर्मल अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 और 96, 96 फेम्कोलीटर। ठीक है, 80 to 96। अब मोर देन 96 मींस मैक्रोसाइट, साइज वॉल्यूम बढ़ गया आरबीसी का। मोर देन 96 मींस मैक्रोसाइट, एंड लेस देन 80 मींस साइज घट गया, माइक्रोसाइट। ठीक है, माइक्रोसिटिक एनीमिया हम लोग तब तक नहीं बोलते हैं अनलेस और अनटिल इट इज लेस देन 71। 71 में क्लिनिकली जो है, क्लिनिकली बेसिकली हम क्लिनिकली नहीं बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिकली आरबीसी का साइज जो है 71 में, 71 से कम होने पे, एमसीवी 71 से कम होने पे माइक्रोसिटिक एनीमिया एकदम क्लियर कट माइक्रोस्कोपिकली दिखने लगता है। ठीक है, तो लेस देन 80। अब इसके बाद कॉजेस क्या क्या होते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया के? सबसे पहले तो कॉज क्लियर होने चाहिए। कॉजेस ऑफ मैक्रोसिटिक एनीमिया। तो आप लोगों को कौन कौन से कॉज पता है मैक्रोसिटिक एनीमिया के? B12 डेफिशिएंसी, ठीक है, फोलेट का डेफिशिएंसी, ठीक है, ओके। एंड इसके अलावा कोई और कॉज नहीं होता? इंटेस्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन में तो माइक्रोसिटिक एनीमिया भी हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो माइक्रोसिटिक भी हो सकता है, वो तो B12 फोलिक एसिड हो ही गया। एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, इससे बाहर निकलो। हाँ बिल्कुल, जरूरी नहीं है, बहुत कम दिखता है, मैक्रोसाइट नहीं, डिहाइड्रेशन। अब सुनो, सबसे पहला कॉज आप लोग चाहो तो उसको नोट भी करते हैं। सबसे पहला कॉज जो होता है उसमें आप लोग डालिए कोबालामीन। एंड फोलेट डेफिशिएंसी। ठीक, सबसे पहले कोबालामीन एंड फोलेट डेफिशिएंसी।
इसके अलावा थायमीन रिस्पॉन्सिव एनीमिया, ठीक, मैक्रोसिटिक का कॉज है थायमीन रिस्पॉन्सिव एनीमिया। थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से थायमीन रिस्पॉन्सिव एनीमिया, मतलब थायमीन देंगे तो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ट्रीट नहीं करते तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तीसरा कॉज, इसके अलावा कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग अगर चल रही है, साइटोटॉक्सिक ड्रग मैक्रोसिटिक कॉज होता है उसका। अभी क्यों होता है ये भी हम आपको क्लियर हो जाएगा। सब कोरिलेट करते जाइएगा। फिर कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ठीक है, चौथे नंबर पर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। फिर पांचवें नंबर पर अल्कोहल, शराबियों में, जी। अल्कोहल विदाउट लिवर डिजीज और विद लिवर डिजीज, कोई लिवर डिजीज के साथ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का पेशेंट है या फिर बिना उसके लिवर डिजीज के। फिर ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग, साइटोटॉक्सिक, इम्यूनोसप्रेसिव। इसके अलावा दो ड्रग्स और बहुत कॉमनली यूज होती हैं एचआईवी के पेशेंट में, एंटीवायरल ड्रग जो यूज होती है या फिर कोई भी एंटीवायरल ड्रग, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव होती है। और दूसरी एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती है, एंटी जो कन्वर्जेंस आते हैं ना, ठीक है ना, मिर्गी जिसे कहते हैं, तो उसमें भी इस तरीके से मिलता है, ठीक। पहला एंटीवायरल, दूसरा एंटी कन्वर्जेंट। ठीक, इसके अलावा कोई रेड सेल का डिसऑर्डर हो, उसमें भी आपको मैक्रोसिटिक एनीमिया मिल सकता है। कौन कौन से रेड सेल के डिसऑर्डर्स में आपको मिल सकता है मैक्रोसिटिक एनीमिया? रेड सेल डिसऑर्डर्स, पहला कौन कौन से रेड सेल डिसऑर्डर होंगे जिसमें आपको मैक्रोसिटिक एनीमिया मिल सकता है? एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया एक एंटिटी होती है उसमें, ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया। मतलब क्या हुआ एप्लास्टिक एनीमिया है? बोन मैरो मतलब क्या हुआ इसका? ये तो वेट करना आपको बता दिया। एप्लास्टिक नहीं, एप्लास्टिक मतलब क्या होता है? एप्लास्टिक मतलब क्या होता है? आप लोग वर्ड्स को अलग अलग करने की आदत डाली है, बिना तोड़े शब्द नहीं समझ में आएंगे। आप लोग अंग्रेज तो हो नहीं कोई कि आप लोगों ने उसको डिराइव किया है। आप लोग इंडियंस हो तो इंडियंस की बुद्धि के हिसाब से सोचिए। जब चीज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक उसको समझेंगे कैसे? तो तोड़ने की आदत डाली है ना? जब तक बोलेंगे नहीं तब तक बोलेंगे नहीं। तो प्लास्टिक में टर्म है ए और दूसरा टर्म है क्या? प्लास्टिक। अब ए का मतलब क्या हो गया? नहीं। और प्लास्टिक का मतलब क्या हो गया? प्लास्टिक का मतलब हो गया प्लेजिया, ठीक है, नहीं बढ़ रहा है। प्लेजिया मतलब डिवीजन, प्लेजिया मींस डिवीजन, जिसके अंदर डिवीजन करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। एप्लेजिया, एप्लेजिया मतलब अब वो सेल प्रोलिफरेट ही नहीं हो रहा, वहां लीनिएज ही खत्म। तो ए प्लास्टिक, इसका मतलब हो गया ए प्लास्टिक, ठीक है।
दूसरे नंबर पर किसको डालना चाहेंगे आप लोग? प्योर रेड सेल एप्लेजिया, प्योर रेड सेल एप्लेजिया, ठीक, प्योर रेड सेल एप्लेजिया। फिर तीसरे नंबर पर मायो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, इसका भी अभी लेक्चर होगा। फिर माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, या कोई ल्यूकीमिया होगा, उसमें भी हमको मैक्रोसाइट्स मिल जाएंगे। फिर सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया में सिडरोब्लास्टिक एनीमिया होता है, हीमोसिटोसिस वो, उसको हमने आप लोगों को अभी लेक्चर उसका नहीं दिया है, लेकिन उसको लेक्चर अलग से देंगे। सिडरोब्लास्टिक एनीमिया का एक लेक्चर चलेगा, ठीक है। कौन सा? ल्यूकीमिया, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, ये सब कॉजेज है मैक्रोसाइटिक एनीमिया के। फिर हीमोलिटिक एनीमिया, एक हीमोलिटिक एनीमिया भी होता है जिसमें जो है सिर्फ आपको मैक्रोसाइट मिलने लगेगा। क्यों मिलता है हीमोलिटिक एनीमिया में मैक्रोसाइट? बड़े सेल क्यों मिलेंगे हीमोलिटिक एनीमिया में? क्योंकि जो नॉर्मल आरबीसी होगा वो डिस्ट्रॉय हो रहा होगा मैरो में, हीमोलिसिस हो जा रही है, ठीक है, या आरबीसी में आने के बाद उसकी हीमोलिसिस हो जा रही है। हीमोलिसिस अगर उसकी हो जाएगी तो क्या होगा? पीछे फीडबैक जाएगा कि भाई जो सामान हमारा अंदर बना है वो बेकार है, और भेजिए आप, मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ाइए। तो वो मैन्युफैक्चरिंग जल्दी जल्दी बढ़ाने लगेगी मैरो को, और जितनी जल्दी मैरो मैन्युफैक्चरिंग बनाएगी उतना इनमेच्योर सेल को वो जो है बाहर छोड़ना चालू कर देगी पेरिफेरली। तो क्या मिलेगा? मैक्रोसाइट्स, ठीक है, बड़े सेल्स मिलेंगे। तो एक ये रीजन है। फिर नॉन हिमेटोलॉजिकल, ये तो हिमेटोलॉजिकल कॉजेज हो गए। फिर नॉन हिमेटोलॉजिकल कॉजेज, नॉन हिमेटोलॉजिकल कॉजेज मतलब जो ब्लड की डिजीजेस से रिलेटेड ना हो, उसमें कौन कौन से कॉजेज होते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया के? सबसे पहले लिवर डिजीज, सबसे पहले लिवर डिजीज, ठीक। दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी मैक्रोसाइट मिलते हैं। liver disease and hypothyroidism. Then after this, physiological cause. फिजियोलॉजिकल कॉज कौन सा होता है? नॉर्मल कॉज कौन सा होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया का? फिजियोलॉजिकली कहां मिल सकते हैं मैक्रोसाइट्स? कब मिल सकते हैं? फर्स्ट 4 वीक ऑफ लाइफ, पहले 4 हफ्तों में, ठीक है। फिजियोलॉजिकली फर्स्ट 4 वीक ऑफ लाइफ में, छोटे जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें फर्स्ट 4 वीक ऑफ लाइफ में आपको मैक्रोसाइट मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में मिल सकते हैं, लंग डिजीज में मिल सकता है, कैंसर में भी मिल सकता है, मल्टीपल माइलोमा में भी आपको मैक्रोसाइट मिल सकते हैं, और आर्टिफैक्ट के फॉर्म में भी आपको मैक्रोसाइट मिल सकते हैं। बहुत सारे कॉजेज हैं। सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया का जो पेशेंट होगा, शुगर जिसमें बहुत ज्यादा बढ़ी होगी, उसमें भी आपको मैक्रोसाइट मिल सकते हैं। कोल्ड एग्लूटिनिन, उसमें आपको मैक्रोसाइट मिल सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से ड्रग्स हैं ये मैं बता दूं।
कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कॉज करते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया? ठीक है, वो तो एंटीवायरल आपको मैंने बताए थे, लेकिन कुछ ड्रग्स स्पेसिफिकली काम करते हैं, जैसे जो फोलेट, मैक्रोप्लास्टिक एनीमिया की मैं बात कर रहा हूं, फोलेट इनहिबिटर्स, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और मैक्रोप्लास्टिक एनीमिया की मैं बात कर रहा हूं, उनको वो किस किस ड्रग की वजह से हो सकते हैं? तो फोलेट एंटागोनिस्ट जो भी होंगे, जो फोलेट इनहिबिटर्स होंगे, उनकी वजह से। कौन कौन से होते हैं फोलेट इनहिबिटर्स? आप सबसे कॉमन नाम जो सबसे कॉमनली ड्रग यूज होता है, एंटी कैंसर भी होता है, एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है, उसका नाम होता है मीथोट्रेक्सेट, मीथोट्रेक्सेट। ठीक है, इसका नाम आप लोग हमेशा याद रखिए, मीथोट्रेक्सेट। फिर एंटी फंगल ड्रग एक होता है कोट्राइमाजोल, उसको याद रखिए। फिर ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है, ट्राइमेथोप्रिम एक ड्रग होता है। इसके अलावा प्यूरिन एंटागोनिस्ट होते हैं, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, जो मैक्रोप्लास्टिक एनीमिया कॉज करते हैं। प्यूरिन एंटागोनिस्ट कौन कौन से होते हैं? एजिथ्रोपिन, ठीक है, एजिथ्रोपिन, ये ड्रग्स हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो एसाइक्लोबिन, ये कहाँ एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जैसे एचआईवी हो गया, उसमें यूज होते हैं। हर्पीज के जो ड्रग्स होते हैं, एंटी हर्पीज वाले जो होते हैं ड्रग्स, उसमें भी ये यूज होते हैं। फिर कुछ ड्रग्स जैसे फिनेटोइन, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो आपका गैस होती है नाइट्रिक ऑक्साइड जो यूज होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ होता है? नहीं पढ़ाया था मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड? वेनोडायलेटर होता है, मैंने पढ़ाया था आपको इन्फ्लेमेशन में, भूल गया आपको। रिवीजन नहीं करने का यही नतीजा होता है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है जिसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो तो लाफिंग गैस भी कहते हैं उसको, उसका यूज करते हैं, तो उसके वजह से भी मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, ठीक। अब जो हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, दिस इज व्हाट मैक्रोसिटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक, अब आप लोग इसका मतलब क्या समझते हैं? व्हाट डू यू, पहली चीज तो ये कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनीमिया? व्हाट इज एनीमिया? नंबर ऑफ आरबीसी एज वेल एज रेड सेल मास, ठीक है, एज वेल एज रेड सेल मास, और रिड्यूस हीमेटोक्रिट और पीसीबी और हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसको हम लोग एनीमिया बोलेंगे। लेकिन मेगलोब्लास्ट का फिर मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेगलोब्लास्ट? इसको हम लोग मेगलोब्लास्ट क्यों कहते हैं या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों कि हम लोग इसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं? What is megaloblast?
चलो उसको समझने की कोशिश करो। अब हमारे पास मान लो कि दो पेशेंट हैं, ठीक है। हमारे पास मान के चलो कि दो पेशेंट हैं। एक पेशेंट है जिसका कि आरबीसी नॉर्मल है, ठीक है, कल वाला ही है। एक पेशेंट है जिसका आरबीसी नॉर्मल है, आरबीसी काउंट नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, ठीक। कितना? मान लो 15 है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और आरबीसी काउंट, आरबीसी साइज भी नॉर्मल है, आरबीसी काउंट भी नॉर्मल है। हेमाटोक्रिट 45, ठीक। अब एक पेशेंट यहां पर है जिसका जो है, इसको मैक्रोसिटिक एनीमिया है, ठीक है। इसको क्या है? मैक्रोसिटिक एनीमिया है, लेकिन इसका जो है आरबीसी काउंट क्या है? मैक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होगा? आरबीसी काउंट कम होगा और पीसीबी कम होगा। पीसीबी क्यों कम हो जाएगा? पीसीबी क्यों कम हो जाएगा? आरबीसी काउंट भी कम होगा, पीसीबी भी कम होगा, ऐसा क्यों होगा? नहीं, रेड सेल वॉल्यूम क्योंकि बढ़ जाएगा, इसलिए पीसीबी कम हो जाएगा। क्योंकि मान लो एक इसमें अगर जो है इतने उसमें जो पैक्ड होंगी, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी जो पैक होंगे, आरबीसी का साइज बढ़ जाता है। आरबीसी का साइज अगर बढ़ जा रहा है तो आरबीसी की पैकिंग इतने से एरिया में कम आरबीसी आएंगे, तो कम पैक हो पाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा? पीसीबी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस वजह से इनका पीसीबी डिक्रीज कर जाएगा, हीमोग्लोबिन क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी जो है भाई उस हिसाब से आरबीसी उतने अमाउंट में नहीं है, तो उसमें से हीमोग्लोबिन भी उसका जो है पेशेंट कम हो जाएगा। तो ये होता है। दूसरी चीज मेगलोब्लास्ट। मेगलोब्लास्ट कैसे बनते हैं? होता क्या है, मान के चलो ये तुम्हारा बोन मैरो है, ठीक है। बोन मैरो में एक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है, उस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से दो लीनिएज बनती है, ठीक है। पहली लीनिएज होती है लिम्फॉइड, दूसरी लीनिएज क्या होती है? माइलॉइड, ठीक। लिम्फॉइड लिम्फोसाइट का जो है फॉर्मेशन करता है। माइलॉइड सेल क्या करती है? 3 सेल का फॉर्मेशन करती है। कौन कौन से होते हैं? हाँ, माइलॉइड क्या करता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, दूसरा प्लेटलेट, तीसरा डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब ये 3 चीजों का फॉर्मेशन करती है। नॉर्मली इसको एक्टिवेट होने के लिए, ठीक है, सॉरी, माइलॉइड सीरीज को एक्टिवेट होने के लिए अब हम एक आरबीसी सीरीज ले लेते हैं। आरबीसी कहां से चालू होता है? एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट। फिर उसके बाद क्या आता है? एरिथ्रोब्लास्ट के बाद क्या आता है? अर्ली, इंटरमीडिएट, फिर लेट, ठीक है। पहले एरिथ्रोब्लास्ट, फिर अर्ली, इंटरमीडिएट, फिर लेट, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट, फिर इंटरमीडिएट, तो मुद्दे की बात ये समझने वाली है, एरिथ्रो, इंटरमीडिएट, सॉरी, अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट, देन रेटिकुलोसाइट, देन आरबीसी इन द सर्कुलेशन। इसके लिए क्या बॉडी की हर सेल के लिए, बॉडी की हर सेल के लिए जिसमें भी न्यूक्लियस होगा उसको जरूरत होती है विटामिन B12 की और फोलिक एसिड, ठीक है। हर सेल को
किस चीज की जरूरत होती है? विटामिन B12 की और फोलिक एसिड। ठीक, अब मान लो B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? मान लो हमने इसको B12 फोलिक एसिड नहीं दिया, इसके अंदर क्या है? एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर क्या? बड़ा सा न्यूक्लियस। ठीक है, फिर न्यूक्लियस का साइज थोड़ा छोटा हुआ, फिर न्यूक्लियस का साइज और छोटा हुआ, फिर न्यूक्लियस कंडेंस हुआ, फिर न्यूक्लियस ऐसे ऐसे टुकड़ों में हो गया, राइबोसोमल हो गया, फिर न्यूक्लियस गायब हो गया। इसमें होता यह है कि न्यूक्लियस का मैच्योरेशन नहीं हो पाता है, न्यूक्लियस जो है मैच्योर नहीं हो जाता है। कैसे नहीं मैच्योर हो पाता है, इसको अब समझने की कोशिश करो। मैच्योरेशन के लिए दो तीन चीजें होती हैं। एक तो न्यूक्लियस, जब शुरुआत में आपका न्यूक्लियस बनता है, जब शुरुआत में जो अर्ली सेल होते हैं, जो एकदम नए नवेले सेल होते हैं, जो जस्ट प्रोड्यूस हुए होते हैं सेल, ठीक है, जो अभी जैसे एरिथ्रोपोइसिस की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे बॉडी की हर सेल की में भी इसी तरीके से यही फंक्शन हर सेल में बॉडी के चलता है। सभी सेल्स को जिसमें भी न्यूक्लियस होगा इसकी डेफिशिएंसी से दिक्कत होगी ही होगी। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये मैंने न्यूक्लियस अलग बना दिया, क्रोमेटिन। अर्ली स्टेज में न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस का क्रोमेटिन क्या होता है? लूज, अलग अलग होता है। ठीक है, खुल के रहता है। न्यूक्लियस जो है जरा खुल के रहता है। क्यों खुल के रहता है? क्योंकि अभी उसके पास डिवीजन की संभावनाएं हैं। ठीक है, 120 दिन क्यों है उसकी आरबीसी की लाइफ? 120 डेज है। न्यूट्रोफिल की 1 दिन है या 1 हफ्ते है, प्लेटलेट की 1 हफ्ते है, न्यूट्रोफिल की 1 या 2 दिन है। इसी तरीके से सबकी लाइफ है। पर्टिकुलर क्यों इसी तरीके से है? क्योंकि वो पर्टिकुलर डिवीजन होता है, मतलब कि 20 डिवीजन होने हैं, 20 डिवीजन के बाद वो फिर डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, 30 डिवीजन होने हैं, 30 डिवीजन के बाद फिर वो डिवीजन नहीं होगा। इसको एरिथ्रोब्लास्ट के बाद भी ये और भी, जैसे ये है, ये तुम्हारा एरिथ्रोब्लास्ट के बाद किसमें कन्वर्ट हुआ था? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, नॉर्मोब्लास्ट में डेवलप हुआ था। अब ये एरिथ्रोब्लास्ट जो है इस तरीके के 20 और नॉर्मोब्लास्ट बना सकता है। इसी तरीके के 20 और नॉर्मोब्लास्ट बना सकता है। उसके बाद फिर ये जो है क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? वो टीलोमेरिक हमने तुमको बताया था ना, टीलोमेयर्स होते हैं, टीलोमेरिक एंड जो होते हैं वो शॉर्टन होते चले जाते हैं, शॉर्टन होते चले जाते हैं, शॉर्टन होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि टीलोमेरिक क्या होता है? टीलोमेरेज क्या होता है? डिवीजन में मदद करता है ना, एंजाइम। तो वही इसमें सेम केस है। एक समय बाद जो है इसका डिवीजन होना बंद हो जाएगा और ये फिर इस स्टेज पे चला जाएगा। फिर इस स्टेज से भी डिवीजन होता है, लेकिन एक समय बाद फिर डिवीजन होना इसका भी बंद हो जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा इंटरमीडिएट, फिर लेट, फिर लेट। तो पूरे उसमें क्या है? थ्रू आउट आप क्या देखोगे? साइज जो है क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ क्या होता है? न्यूक्लियस अर्ली स्टेज में क्रोमेटिन लूज होता है, धीमे धीमे करके क्रोमेटिन क्या होता है? कंडेंस होना चालू हो जाता है, एक दूसरे से खूब सिमटता चला जाता है। ठीक है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर अंत में जाते जाते क्या हो जाता है? एकदम पिग्नोसिस हो जाती है। पिग्नोसिस मतलब एकदम खत्म हो जाता है और फिर एकदम ही खत्म हो जाता है आरबीसी। जब जैसे आरबीसी रेटिकुलोसाइट रेटिकुलोसाइट में क्या मिलता है? राइबोसोमल, उसके रेमिनेंट्स मिलते हैं बस, और फिर एकदम अंत में आके खत्म हो जाता है जब आरबीसी बन जाता है। ये हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैच्योरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैच्योरेशन। न्यूक्लियस कंडेंसेशन जो होता है, ओपन क्रोमेटिन से कंडेंस क्रोमेटिन की तरफ जब बढ़ता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर मैच्योरेशन। ठीक है, इसको कहते हैं
न्यूक्लियर मैच्योरेशन। जिस तरीके से न्यूक्लियस मैच्योर कर रहा है उसी तरीके से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, उसी तरीके से सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक, ये सेल है, सेल के अंदर और क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है, साइटोप्लाज्म का काम होता है हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन। ठीक है, साइटोप्लाज्म का काम होता है हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन। कैसे हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन्स और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन ही होता है एक तरीके का, हीम और ग्लोबिन प्रोटीन ही होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या काम करता है, इसमें मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए से ये डीएनए होता है इसके अंदर आरएनए होता है साइटोप्लाज्म में। तो इससे एमआरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन। ठीक है, एमआरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो जो हीमोग्लोबिन बनता है, इनिशियली आप देखोगे जब ये सेल होती है, सेल जब बड़ी होती है, एकदम नई नवेली सेल होगी, जिसको क्या रेक्टोप्लास्ट कहते हो, तो उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लू। ठीक है, ब्लू, या फिर इसको क्या कहेंगे, बेसोफिलिक। ठीक है, ब्लू कलर, डार्क एकदम ब्लू पर्पल जिसे कहते हो ना, एकदम ब्लू कलर का होगा। ठीक है, जैसे ये है, ये पेन का ये ढक्कन वाला ये हिस्सा देख रहे हो, ब्लू किस रंग का होगा। अब और इसका भी कलर, न्यूक्लियस का भी कलर ब्लू होगा। ठीक, दोनों का कलर ब्लू होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स हैं और एमआरएनए है, कुछ अमाउंट डीएनए का भी है, और इसके अंदर तो खैर है ही न्यूक्लियस के अंदर। और होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए ही होता है। ठीक है, प्रोटीन ही होता है। अब जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, होगा क्या कि यहां पे अंदर एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। प्रोटीन कौन सा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जब आएगा तो इसका कलर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का रेड कलर या पिंक कलर का होना चालू हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म किसमें कन्वर्ट होगा, एसिडोफिलिक। ठीक है, और इसका क्या होगा, कंडेंसेशन होने लगेगा न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस गायब हो जाएगा। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, इस तरीके से नॉर्मल सेल बनती है। लेकिन इस मैच्योरेशन के लिए, इस प्रोसीजर के लिए सेल को क्या चाहिए होता है, B12 और फोलिक एसिड। इस B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है, इस B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस अपना मैच्योरेशन नहीं कर पाता है और न्यूक्लियस बड़ा रह जाता है और साइटोप्लाज्म बूढ़ा हो जाता है। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी। ठीक है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, जिसकी वजह से बड़े बड़े सेल्स, इमैच्योर बड़े बड़े सेल्स, बोन मैरो में इस तरीके का अगर सेल मिल रहा है, न्यूक्लियस का मैच्योरेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो बोन मैरो में सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और कुछ अमाउंट का सेल जो बाहर निकल पाता है वो मैक्रोसाइटिक बिग सेल्स, बड़े सेल्स जो है आपको बाहर मिलेंगे। तो ये रीजन होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया होने का। ठीक है, इसे कहते हैं मेगेलोब्लास्ट। इन सेल्स को हम लोग, जो उसमें हम लोग को मिलते हैं, नॉर्मली आपका इंटरमीडिएट लेवल पर हीमोग्लोबिनाइजेशन चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, और इस लेवल पर आकर के न्यूक्लियस छोटे हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट वाले उस पे क्रोमेटिन आपको जो है क्या मिलेगा, गोपेन क्रोमेटिन मिलेगा। और ये भी आपको जो है मतलब साइटोप्लाज्म तो आपका रेड कलर का हो जाएगा, साइटोप्लाज्म तो आपका कलर चेंज होने लगेगा, एसिडोफिलिक होने लगेगा। लेकिन न्यूक्लियस
का साइज उतने का उतना ही बड़ा मिलेगा। न्यूक्लियस का साइज श्रंक होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सेल का साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन सेल का साइज छोटा नहीं होगा, सेल उतने का उतना ही बड़ा आपको मिलेगा। तो इस वजह से इसको कहते हैं क्या, मेगालोब्लास्ट। यही रीजन होता है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी एंड मेगालोब्लास्ट कि साइटोप्लाज्म तो बूढ़ा हो गया लेकिन न्यूक्लियस अभी भी जवान बना हुआ है, ठीक है, बच्चा बना हुआ है, ये रीजन होता है। अब नॉर्मली दोनों एक साथ मैच्योर करने चाहिए, दोनों का एक साथ जो है बुढ़ापा आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अच्छा, इसी तरीके से बॉडी के हर सेल अफेक्टेड होते हैं, केवल बोन मैरो वाला पार्ट अफेक्टेड नहीं होता है, बॉडी के हर सेल अफेक्टेड होते हैं। बॉडी के हर सेल इसी तरीके से अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपका जीआई गैस्ट्रिक म्यूकोजा वाला जो सेल है वो भी इसी तरीके से अफेक्टेड होता है। उसमें क्या होता है, जैसे आप जीव देखोगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, आप एक चीज नोट कर लीजिए, 3 क्लिनिकल फीचर्स आपको मिलेंगे पेशेंट के अंदर। एक तो ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस, ठीक है, वो भी एक्ट्रोफिक ग्लोसाइटिस, एक्ट्रोफिक ग्लोसाइटिस, ठीक है। दूसरी चीज एंगुलर चिलोसिस, एंगुलर चिलोसिस, और तीसरी चीज मैक्रोग्लॉसिया, तीसरी चीज मैक्रोग्लॉसिया। पहली चीज क्या मिलेगी, एक्ट्रोफिक ग्लोसाइटिस, दूसरी चीज क्या मिलेगी, एंगुलर चिलोसिस, तीसरी चीज क्या मिलेगी, मैक्रोग्लॉसिया, मैक्रोग्लॉसिया। ये क्या चीज है, जो जीभ होती है, कभी किसी की जीभ निकाल करके देखो, उसमें आपको जीभ जैसे दिखाई पड़ेगी, जैसे तौलिया देखिए, तौलिया इस्तेमाल करिए, तौलिया में देखते हुए जो तौलिया होती है वो खुरदरी होती है, ठीक है, खुरदरी सी होती है, तभी तो आप पानी वानी पहुंचने में आराम रहता है। तो जीभ भी आपकी, इसमें लिंगुअल पेपले होते हैं, तो आपकी ऊपर से देखोगे तो जीभ खुरदरी होती है नॉर्मली। होता क्या है, ये जो पेपले होते हैं ये गायब हो जाते हैं, ये पेपले नहीं मिलते हैं। क्यों? केवल इसी रीजन की वजह से, B12 डेफिशिएंसी होती है, तो जो आपका मैच्योरेशन होता है सेल का वो प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हो पाता। B12 डेफिशिएंसी होती है तो सेलुलर मैच्योरेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोसाइटिस मिलती है। कौन सी? एक्ट्रोफिक ग्लोसाइटिस। एक्ट्रोफिक मतलब पेपले की एट्रोफी हो जाती है और आपको एकदम स्मूथ, जैसे एकदम चिकनी जीभ मिलेगी, लाल रंग की एकदम चिकनी जीभ मिलेगी, ठीक है। इसको हम लोग बीफ टंग भी कहते हैं। बीफ टंग मतलब जो मांस देखा है तो उसकी तरह ये हो जाता है, बीफ टंग, लाल रंग की एकदम मिलेगी, एकदम शाइनी। तो ये एंगुलर चिलोसिस क्या होती है, ये है यहां इस हिस्से में, आपको इसको एंगुलर हिस्सा कहते हैं। यहां पे आपको मिलेगा क्या, कटा कटा सा रहेगा, वहां से हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी, मूस भी आते रहेंगे, ये भी हिस्सा आपको उसी तरीके से रहेगा, ठीक है। मैक्रोग्लॉसिया मतलब कि जीभ आपको नॉर्मल से बड़ी दिखने लगेगी पेशेंट की, मैक्रोग्लॉसिया मिलेगा। आप इसके बाद अब आते हैं हम लोग फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। ये तो B12 हो गया। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी क्या करती है, अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया। मेन चीज ये है कि अगर सारी सेल्स इफेक्टेड हैं तो आरबीसी काउंट ही क्यों केवल कम? B12 तो सभी सेल्स के लिए, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, उसमें जरूरत पड़ेगी ना, तो फिर क्या होना चाहिए, किस तरीके की पिक्चर मिलनी चाहिए, ब्लड पिक्चर? WBC भी इफेक्ट होता है, प्लेटलेट भी इफेक्ट होना चाहिए, है ना, और क्या इफेक्ट होना चाहिए?
आरबीसी भी इफेक्ट होना चाहिए, सब इफेक्ट होना चाहिए, तो क्या आपको पिक्चर मिलेगी? आरबीसी तो कम हो ही रहा है, साथ में आपकी बाकी सीरीज भी कम हो रही है, तो क्या पिक्चर मिलेगी? पैनसाइटोपिनिया, ठीक है, पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया पिक्चर मिलेगी। पैनसाइटोपिनिया मतलब सब कुछ, सारी सीरीज कम, सारी सीरीज इसकी कम हो जाती है। ल्यूकोपीनिया भी होगा, ठीक है, ल्यूकोपीनिया मतलब सारी सीरीज कम होती है, तो पैनसाइटोपिनिया इसलिए इसको बोल दिया। अब आते हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। दो चीजें याद रखनी है आप लोगों को जीवन में। B12 डेफिशिएंसी इतनी आराम से नहीं होती है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और B12 डेफिशिएंसी, इन दोनों के लिए एक चीज समझने वाली है कि अगर बॉडी में B12, आपकी बॉडी में B12 मान लीजिए है, ठीक है, नॉर्मल B12 होता है 140 से 180 पिकोग्राम, और नॉर्मल फोलिक एसिड होता है 165 से 760 नैनोग्राम। अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल है दोनों के लेवल, और अभी से आपको अगर जो है मैं B12 और फोलिक एसिड देना बंद कर दूं, बोल दूं कि अब ये B12 फोलिक एसिड इनको नहीं दिया जाएगा, तो सबसे देर में कौन डिप्लीट होगा? B12। B12 जितना अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल है, इतना स्टोर होता है लिवर में कि उसको निकलने में और उसका यूटिलाइजेशन होने में, उसकी डेफिशिएंसी आने में 3 से 4 साल लगता है, 4 साल, 4 years। तो आपको जो है अपने साथ वालों को ये बोलना है कि सर बार बार B12 की जांच ना कराइए। B12 की जो जांच आजकल पैकेज में चलने लगी है, तो आप सर B12 की जांच ना कराइए। अभी आपने 6 महीने पहले कराई, तो B12 की जांच दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज नॉर्मल, यू डोंट हैव टू, बिकॉज इट टेक्स अबाउट 4 years टू गेट डिप्लीटेड फ्रॉम द बॉडी। बट फोलिक एसिड के साथ दूसरा है, फोलिक एसिड 2 to 3 months, 2 से 3 महीने, अगर नॉर्मल है तो उसका 2 से 3 महीने के अंदर उसका क्या होता है, लेवल डिप्लीट कर जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसका 2 से 3 महीने में लेवल डिप्लीट कर जाएगा। अच्छा, फोलिक एसिड बहुत जरूरी होता है किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए, फीमेल्स में, ठीक है। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, वो हो जाती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब इसको मैं आपको बताना चालू करूंगा, लेकिन सबसे पहले फोलिक एसिड और B12। B12 का दूसरा नाम क्या होता है? कोबालामाइन, ठीक है। कहां से मिलता है सबसे कॉमनली B12? कहां पे होता है, किस तरीके के फूड में होता है? दही में होता है, ठीक है। वेजिटेरियंस में आपको दही, थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स में आपको ऐसे मिल जाए, ठीक है, वरना ये एनिमल प्रोडक्ट्स उन्हीं में मिलता है। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में, कर्ड और क्या होता है, बैक्टीरिया ही होता है, तो उसी में सबसे ज्यादा अमाउंट मिलता है। दूसरा फोलिक एसिड, फोलिक एसिड किसमें मिलता है मोस्ट कॉमनली? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब इसके बारे में आपको ये चीज समझनी है कि फोलिक एसिड क्या होता है, हीट लिबाइल होता है, ठीक है, हीट को रेजिस्ट नहीं कर पाता है।
अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको कोशिश करेंगे थोड़ा कच्चा खाने की, कच्चा खाएंगे तो कुछ अमाउंट में फोलिक एसिड ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अगर उसको गर्म करके या उसमें तेल डाल करके वैसे उसको खाएंगे तो फोलिक एसिड खत्म हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है फोलिक एसिड का, ठीक है। तो इट इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, एक चीज। दूसरी चीज, फोलिक एसिड एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। वरना क्या हो जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, एंटीरियर न्यूरोपोर होता है और पोस्टीरियर न्यूरोपोर होता है, ये एम्ब्रियोलॉजी का है, इसको बस ऐसे याद रखिए। एक होता है एंटीरियर न्यूरोपोर और एक होता है पोस्टीरियर न्यूरोपोर, ठीक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर। ये क्या होता है, अगर एंटीरियर पोस्टीरियर न्यूरोपोर फोलिक एसिड ना जाए तो एंटीरियर न्यूरोपोर जो होता है वो बच्चे में क्या करता है, एनेनकेफेली, एक बीमारी होती है एनेनकेफेली। एनेनकेफेली ये मतलब एनेनकेफेली मतलब हो गया एनेन केफेली, केफेली मतलब सिर और एनेन मतलब इसके बिना एनेनकेफेली हो जाती है, ठीक है। ये कब होता है, 25th डे, 25th डे, 25वें दिन, कंसीव करने के, कंसेप्शन के 25वें दिन। तो कंसीव करने के 25वें दिन अगर आपको कंसीव करने के 25 दिन के अंदर अंदर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो फिर बच्चे को इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। दूसरा होता है पोस्टीरियर न्यूरोपोर। पोस्टीरियर न्यूरोपोर जो होता है उसको अगर फ्यूज नहीं करता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक बीमारी होती है इसको कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा, स्पाइन फ्यूज नहीं करती, बाइफिड हो जाती है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, स्पाइना। ये कितने दिनों पे होता है, 27 पहले से लेकर 27। तो इनकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है और लगभग कितना फोलिक एसिड हमारी बॉडी में रोज जाना चाहिए, बॉडी में तकरीबन 50 से 15 mcg, 15 से 50 mcg, 15 to 50 माइक्रोग्राम पर डे, ये हमारी बॉडी में इतना जाना चाहिए। तो और B12 की कितनी जरूरत होती है, 1 to 2 माइक्रोग्राम, ठीक है। B12 शुड बी 1 to 2 माइक्रोग्राम पर डे, ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, B12 से हम स्टार्ट करते हैं। जब आपने B12 लिया कोबेला में, बॉडी के अंदर गया, मुंह में जनरली B12 किसके साथ होता है, ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन से जो है एनिमल प्रोटीन उसको कवर करके बांध करके पकड़ करके रखता है। B12 की किस्मत है, B12 की किस्मत खराब है, वो उसके 2-3 तलाक भी हो जाते हैं, 2-4 तलाक होंगे पूरे इसमें कहानी में, ठीक है। एक आशिक भी उसके पीछे पड़ा रहेगा और इसी तरीके से चलता है B12 का काम। तो B12 जो है ये समझाने के लिए है, ठीक है, इसका किसी भी जो है उससे कोई मतलब नहीं। B12 जो है कभी भी आपको अकेला नहीं मिलेगा, हर बार उसका तलाक होगा, हर बार उसको बॉडी कुछ ना कुछ नई चीज दे देगी। क्या देगी, शुरुआत में जब बेचारा आता है शरीर के अंदर तो एनिमल प्रोटीन के साथ आता है, उसको पकड़ देता है एनिमल प्रोटीन, अंदर आया, अंदर आते ही होता क्या है, उसके पीछे एक लवर प्रोटीन होता है, वो पीछे लग जाता है, सलाइवा में बनता है, उसका नाम होता है क्या, आर बाइंडर, आर बाइंडर, ठीक है। ये उसको देख करके बड़ा खुश हो जाता है और वो उसके पीछे पीछे लग लेता है, आर बाइंडर। अब प्रोटीन प्लस कोबेलामीन, ठीक है, अंदर आया,
आर बाइंडर। फिर ये गैस्ट्रिक एरिया में जाता है, पेट में, मुंह से आया पेट में गया, ठीक है। पेट में क्या होता है, ये म्यूकोजा होती है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा। गैस्ट्रिक म्यूकोजा में क्या क्या से सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं? 2 टाइप के, चीफ सेल्स एंड 3 टाइप के। एक म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, दूसरी चीफ सेल्स होती है, और एक क्या होती है? पैराइटल सेल्स होती है, ठीक है। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल आपकी म्यूकस सिक्रेट करेगी, ठीक। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल क्या आपकी सिक्रेट करेगी? म्यूकस का सिक्रेशन करेगी। और जो आपकी चीफ सेल होगी वो क्या सिक्रेट करेगी? पेप्सिन, ठीक है, ठीक है, पेप्सिनोजेन, पेप्सिन, सही है, ठीक है। चीफ सेल आपकी पेप्सिन, और एक सेल होती है कौन सी? पैराइटल सेल, वो क्या आपका सिक्रेट करती है? HCl और विटामिन बी12 को कैसे इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। पेप्सिन से पेप्सिनोजेन कन्वर्जन में HCl की शायद जरूरत होती है, तो क्या ये सिक्रेट करेगा? एक HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। अब B12 अंदर आ गया और प्रोटीन के साथ आया, ठीक है, प्रोटीन के साथ ये B प्रोटीन के साथ बंद करके अंदर आया। अंदर जैसे ही आया, पेप्सिनोजेन ने उस पर एक्शन किया प्रोटीन पे, और प्रोटीन को क्या किया? पेप्सिनोजेन नाम ही उसका, तो प्रोटीन को ब्रेक कर दिया। प्रोटीन को उसने जैसे ही ब्रेक किया तो B12 क्या हुआ? अकेला हो गया और बड़ा खुश हो गया, बोला बढ़िया है, कोबैलामाइन अकेले हो गया, बड़ा खुश हो गया, बोलता चलो अब हमारे लिए अच्छा है, अब हम अकेले हो गए, हमें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन अब उसके पीछे समस्या हो गई, मसला ये हो गया, उसके पीछे 2 लोग लग गए। कौन लग गया? पहला तो आर बाइंडर, जो उसके पीछे बहुत देर से लगा हुआ था, फॉलो कर रहा था उसको, है ना। और अब उसको स्वयंवर में कौन आ गया? इंट्रिंसिक फैक्टर भी आ गया, अब वो भी उसके पीछे लग गया, ठीक है, आर बाइंडर और इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अब भाई इनमें से पहले कौन आएगा? तो लॉ के हिसाब से जिसने पहले अप्रोच करी उसी के पास जो है पहला मौका मिलना चाहिए उसको। तो कौन अप्रोच पहले किया था? आर बाइंडर। तो कौन इसके साथ आएगा? आर बाइंडर, ठीक है, आर बाइंडर इसके साथ लगी है। अब आर बाइंडर अपना आगे जाएंगे, आगे जब आर बाइंडर गया तो ड्यूडेनम में पहुंचा। ड्यूडेनम में क्या हुआ? ड्यूडेनम में कुछ पैनक्रियाटिक एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से? ड्यूडेनम में पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, तो उसमें एंजाइम होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं? आर बाइंडर की एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन ब्रेक तोड़ने का कोई एंजाइम चाहिए होता है, उसका नाम होता है प्रोटीएसेस, प्रोटीएसेस, ठीक है, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, प्रोटीएसेस, ठीक है। यहाँ पे पैनक्रियाज ने इसको एक्ट किया और इसका जो है तलाक करा दिया आर बाइंडर से। अब ये फिर अकेले हो गया, खुश, आर बाइंडर से भी अलग। आर बाइंडर को जब इसने छोड़ा तो क्या हुआ? इलियम में पहुंचा, इलियम से ये थोड़ा, फिर वहां पर आर बाइंडर ने जैसे इसको छोड़ा तो इंट्रिंसिक फैक्टर ने इसको पकड़ लिया, इंट्रिंसिक फैक्टर ने इसको पकड़ लिया, और ये फिर इंट्रिंसिक फैक्टर इसके साथ लग गया। आगे गया तो इलियम में, इलियम वाला जो हिस्सा होता है वहां पे इलियल म्यूकोजा जो होती है, म्यूकोजल सेल होती है, उसमें क्या होता है कि इलियल म्यूकोजा में रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, कोबैलामिन रिसेप्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर के रिसेप्टर्स होते हैं, बेसिकली कोबैलामिन रिसेप्टर नहीं, इंट्रिंसिक फैक्टर के रिसेप्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? इसको अपनी तरफ, हुक होता है, हुक की तरह होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर आता है, इनमें फंस जाता है, फंसने के बाद जैसे ही इसमें फंसता है तो ये एक्टिवेट हो जाती है और एंडोसाइटोसिस हो जाती है।
एंडोसाइटोसिस होती है तो अंदर जो है ये हमने पीएल को कोसेल बना दिया, अंदर पहुंच जाते हैं दोनों कोबैलामिन और ये इंट्रिंसिक फैक्टर। अब होता गया अंदर जैसे पहुंचा कोबैलामिन तो फिर इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर क्या करता है, कोबैलामिन भी डिग्रेड हो जाता है, कोबैलामिन को भी सॉरी इसको इंट्रिंसिक फैक्टर भी जो है डिग्रेड हो जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी डिग्रेड हो जाता है, कोबैलामिन बेचारा फिर अकेले हो गया। ठीक है, तो कहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, अंदर आया, पहले प्रोटीन के साथ था, ठीक है, एनिमल प्रोटीन के साथ, अंदर आने के बाद किसके पास, आर बाइंडर के साथ लग लिया, ठीक है, आर बाइंडर को तोड़ा तो इंट्रिंसिक के साथ लग लिया, इंट्रिंसिक को तोड़ा तो फिर अंदर मुजल में अकेले हो गया। अब अकेले कब तक रहेगा, है ना, इसको क्या होता है कि ये अंदर जब जाता है फिर यहां से सर्कुलेशन में चला जाता है, ये सर्कुलेशन है, तो कोबैलामिन यहां से इंट्रिंसिक फैक्टर खत्म हो गया, कोबैलामिन यहां से सर्कुलेशन में चला गया। अब सर्कुलेशन में किसके साथ जाएगा, अकेले तो जाएगा नहीं, सर्कुलेशन में किसके साथ जाएगा, ट्रांस कोबैलामिन को, वहां पर भी अंदर भी सर्कुलेशन में ट्रांस कोबैलामिन मतलब कोबैलामिन को ट्रांसफर करने वाला कंपाउंड, कोबैलामिन को ट्रांसफर करने वाला कंपाउंड, इसको कहते हैं ट्रांस कोबैलामिन, उसके साथ वो सर्कुलेशन में जाएगा, मतलब कोबैलामिन को ये ट्रांसफर कर रहा है, और फिर यहां से ट्रांस कोबैलामिन के थ्रू सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर पहुंचाना है, यहां से सेल के न्यूक्लियस में पहुंचाना है, तो उसके लिए अलग कोबैलामिन रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर पे जाएगा और उस रिसेप्टर पे जाकर के वो